नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड की तैयारी आपकी एकदम अच्छी चल रही होगी। इसके पहले लेक्चर 1 विलियन के चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा था? ढेर सारी चीजें सीखी थी। आज हम लोग सीखेंगे क्या? सामने आपके लिखा है क्लास 12 केमिस्ट्री का और ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक। और पहला टॉपिक जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है विलियन, और सामने लिखा हुआ आपके अब रटना नहीं पड़ेगा, यानी अब आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम आपको केमिस्ट्री जिस तरीके से हम फिजिक्स बड़ी आसानी से आपको सिखा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री भी सिखाएंगे। तो बिना दूसरी चर्चा करते हुए डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पर। पहला पॉइंट आपका क्या है? सामने लिखा हुआ देख रहे होगे आप, मोल प्रभाज। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था? ध्यान से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने इसमें सीखा था विलेय क्या है, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था विलायक क्या है, ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोगों ने सीखा था मोलरता क्या होती है, ठीक। और इसका हम लोगों ने सूत्र यानी फार्मूला सीखा था। और चौथा पॉइंट हम लोगों ने सीखा था मोललता। क्या सीखा था? मोललता, और इसका सूत्र क्या होता है, ठीक। तो इसको हमने बड़े डिटेल से आपको समझाया था और साथ में ये बताया था कि क्या उसकी बेस्ट ट्रिक होती है, यानी मोललता में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इसके लिए हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताई थी, विलेय और विलायक। क्या ये सब चीजें आपको पहले लेक्चर में रटनी पड़ी थी? नहीं रटनी पड़ी थी। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग मोल प्रभाव सीखेंगे और इसके बाद सीखेंगे क्वथनांक में उन्नयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर जरूर विजिट कीजिए। और आज हम फिलहाल में चर्चा करने वाले हैं किसकी? मोल प्रभाज की। तो देखो, पहले हमेशा की तरह कुछ चीजें आप समझो। जैसे आपके पास ये कोई बीकर है या बर्तन है, ठीक। इसमें हमने क्या किया? थोड़ी देर के लिए इसमें हमने जल भर दिया, ठीक। और जल को हमने पिछले लेक्चर में क्या बताया था आपसे? इसको आपको मानना है विलायक। क्या मानना है? विलायक। अगर पिछला लेक्चर आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा तो हमने कहा था जो भी आप इसमें भरोगे इसको क्या मान लोगे? विलायक। अब ध्यान से समझना, ये जो इसमें भरा हुआ है ये विलायक है, इसको जल या पानी आप कुछ भी मान लो। और इसमें अगर हम छोटे छोटे कण, जैसे ये देख रहे होगे अब, या फिर इसको हम व्हाइट कलर से कहते हैं, मान लो ये इसमें चीनी है, ठीक। ये चीनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं और इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे विलेय। यही तो कॉन्सेप्ट सीखा था हम लोगों ने। अब समझो आज हम लोग से, और ये पूरा जो संयुक्त रूप से बनेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? विलयन। इसको क्या कहते हैं? विलयन। अब ध्यान से समझना, और कॉपी पेन लेके नहीं बैठो तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, हर एक चीज आपको नोट करनी है। हमने आपसे कहा कोई भी एक बीकर ले लो या बर्तन ले लो, उसमें आपने जो लिक्विड के फॉर्म में ज्यादा मात्रा में लिया उसको विलायक मान लो, जैसे हम लोग मान सकते हैं पानी। और जो कम मात्रा में जो चीज घुलने वाली आपने डाली जैसे चीनी, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या मान सकते हैं? चीनी। ये हो गई आपकी विलेय। दूसरी हमने इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको सिखाई थी कि जिसमें अक्षर ज्यादा हो। आप देखोगे विलेय में कितने अक्षर हैं? 3, और विलायक में कितने अक्षर हैं? 4। तो जिसमें ज्यादा अक्षर है वो ज्यादा मात्रा में होगा, यानी किसी भी विलयन में विलेय कम होता है, विलायक ज्यादा होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर दोनों को एक साथ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। आज हम लोग सीखेंगे मोल प्रभाज क्या होता है, तो ध्यान से समझना। जैसे उसके पहले आप एक वर्ड सीखो, अनुपात। क्या आप अनुपात वर्ड का मतलब जानते हो? जैसे हम लिख दें यहाँ पर A/B, तो इसको हम लोग कह सकते हैं A/B। क्या कह सकते हैं? A/B। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि मोल प्रभात पढ़ाना था और ये अनुपात कहाँ से बीच में आ गया। आप थोड़ी चीजें ध्यान से समझ लोगे तो जीवन में मोल प्रभात की डेफिनेशन रटनी नहीं पड़ेगी और ना ही कभी आप जीवन में भूलोगे। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, एक फार्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ध्यान से समझना है एक बात को, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल यानी P=F/A, ठीक। अगर हम आपसे कहें कि दाब की परिभाषा क्या होती तो आप बताओगे बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। क्या कहोगे आप? बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। यानी जब भी कोई 2 डिजिट अंश बटे हर के रूप में लिखे हो तो उनमें एक वर्ड जोड़ दिया जाता है अनुपात, और उसी से हम लोग डायरेक्ट डेफिनेशन बना लेते हैं। जैसे Q बराबर IT होता है तो I बराबर क्या होता है? Q/T। आपने 10th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ रहे होगे। तो ये भी तो हम कह सकते हैं आवेश तथा समय को अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। ये क्या है आपका?
आवेश, और ये क्या है समय, तो आवेश तथा समय के अनुपात को हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। ऊपर क्या है, बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। जितने भी फार्मूले डबल डिजिट में होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, बड़ी आसानी से डेफिनेशन बन जाती है। बोलो इतनी बात समझ में आई है नहीं? वैसे ही अगर हम आपसे थोड़ी देर के लिए मोल प्रवाह का फार्मूला लिखे तो इसको काई से प्रदर्शित करते हैं। और मान लो इसमें कोई दो घटक है आपके, एक घटक ए मान लो, एक घटक बी। दो से ज्यादा भी घटक हो सकते हैं, 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं, और उनको ए बी के अलावा पी क्यू एक्स वाई कुछ भी आप मान सकते हो। हमने फिलहाल में माना कि इसमें कोई दो घटक है ए और बी। अब अगर ए का मोल प्रभाव निकालोगे तो काई ए इक्वल ये हो जाएगा एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। यही होता है बस आपका मोल प्रभाव, या फिर इसको दूसरी भाषा में कहते हैं मोल अंश। अब देखो कुछ चीजों को रिलेट करो, चाहते तो हम आपको पहले से डेफिनेशन लिख के अंडरलाइन कर देते कि आप जल्दी जल्दी इस कॉपी में नोट कर लो, रट लो। वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है, शुरू से हम एक ही बात बोल रहे हैं। अब समझो, अब हमने क्या कहा, बीच में लाइन को हम लोग अनुपात बोलते हैं। इधर ध्यान दो आप, जैसे बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं, वैसे तो इसकी सिस्टमेटिक डेफिनेशन होती है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, है ना। इसमें एकांक समय में उत्पन्न आवेश या एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उस आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा भी लिख दोगे कि आवेश तथा समय को अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं, या बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं, तो ये भी गलत नहीं माना जाता। अब यहाँ पर आप समझो, इसको हमने क्या माना था, विलयन। क्या माना था, विलयन। और ए आपका कोई घटक है, और जो यहाँ पर ये एन लिखा है, गौर से समझो, यहाँ पर जो एन लिखा है, एन को क्या हम लोग मोल नहीं कहते, मोल या मोलों की संख्या। अब देखना, डेफिनेशन बनाना सिखा रहे हैं, डेफिनेशन मेकिंग कॉन्सेप्ट आपको हम फिजिक्स में सिखाते हैं, वही केमिस्ट्री में सिखाएंगे, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं। क्या कहा हमने, अब हमने आपसे कहा कि मोल प्रवाह की डेफिनेशन क्या होती है, तो ध्यान से समझना। किसी विलयन में मोल प्रभाज अथवा मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग मोल प्रभाज अथवा मोल अंश कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं, फिर से समझो। यहाँ पर आप जो चीजें देख रहे हो, ये इसमें टोटल घटक कितने माने हमने, 2। तो इसको ये हो गए विलयन के कुल घटक। क्या हो गए, विलयन के कुल घटक। इतनी बात समझ में आई। विलयन के कुल घटक, अगर 3 घटक होते तो Na प्लस एनबी प्लस एनसी करते, 4 होते उसको डी मानते, Na प्लस एनबी प्लस एनसी प्लस एनडी। कहने का मतलब विलयन में जितने घटक होंगे उसके घटक के कुल घटक के मोलों की संख्या, और ऊपर आपका सिर्फ वो रहेगा जिसका आपको मोल प्रभाव निकालना। जैसे मान लो 4 घटक हैं किसी विलयन में, 4 घटक है, आपको पहले का निकालना है मोल प्रभाव, तो पहले घटक के ऊपर मोलों की संख्या, नीचे टोटल रहेगा। अब बात पूरी समझ में आ गई कि नहीं। अगर हम बी का मोल प्रभाव निकालें तो ऊपर हो जाएगा एनबी, नीचे Na प्लस एनबी रहेगा, यानी नीचे हमेशा टोटल रहेगा जितने घटक होंगे उसके कुल मोलों की संख्या, और ऊपर आपकी वो मोल रहेंगे जिसका मोल प्रभाव अथवा मोल अंश निकालना है। अब पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए ये जो चीजें बनी हुई हैं, थोड़ी देर के लिए इनको साइड में हटा लेते हैं, या फिर फिगर आप बना रहने दो, है ना, फिगर बना रहने दो, बाकी चीजें यहाँ से हटा लेते ताकि हम डेफिनेशन लिख सकें। अब क्या करो, आप इस फिगर को साइड में कर लीजिए। ठीक, ये फिगर है आपका। अब हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं, और आप भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। अगर अभी तक नहीं लिया तो फटाफट साथ साथ हमारे लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखो ध्यान से, विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाव, ध्यान से समझो, विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाव, आगे लिखेंगे उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या, मतलब कहने का समझो, फिर से यहां लिख दें ताकि आप आसानी से समझ जाओ। काई ए बराबर Na
बटे Na प्लस Nb लिखा था हमने। तो समझो इसी फार्मूले से सब कुछ निकलेगा। विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, यानी इसकी बात हो गई। फिर हमने लिखा उस घटक के मोलों की संख्या, अगर ए का आप मोल प्रभाज निकाल रहे हो तो ए के मोलों की संख्या, बी का आप मोल प्रभाज निकालते तो बी के मोलों की संख्या। ठीक, अब उसके आगे लिखेंगे उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल घटक, विलयन के कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश अथवा मोल प्रभाज कहते हैं। मोल अंश अथवा मोल प्रभाज कहते हैं। अब बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर से समझ लो, इस फार्मूले से सब कुछ निकला है क्या? विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, यानी ए घटक निकाल रहे तो ए घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल घटक का मतलब यहाँ पर दो घटक थे तो दो घटक ले लिया, कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश अथवा मोल प्रभाज कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड और लिख लो, को के अनुपात को मोल अंश अथवा मोल प्रभाज कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब ध्यान से समझो, क्या इतना हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और अब यहाँ पर समझो, इसे अगला क्या लिखोगे? इसे काई ए या काई बी से प्रदर्शित करते हैं, समझ गए ना? काई का मतलब एक्स के जैसा होता है, पतला पतला लंबा सा। जैसे एक्स आप ऐसे बनाते हो, ये आपका ऐसे बनता है ना? फिजिक्स में भी मिलेगा आपको काई। अब देखो ध्यान से, इतनी बात तो समझ गए होंगे। काई ए अथवा काई बी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सूत्र की, ध्यान से समझना, तो जब हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में समझो ध्यान से, हम लोग अगर मान लो ए का मोल अंश निकालना है, इस फिगर में हमने दो घटक मान लिए। एक घटक हमने क्या मान लिया कि एक घटक है आपका बी, और दूसरा घटक क्या मान लिया? दूसरा घटक है आपका बी। समझो ध्यान से, तो अगर हम निकालें ए का मोल प्रभाज, ठीक, मोल प्रभाज का हो चाहे मोल अंश, दोनों एक ही बात होती है। तो इसका फार्मूला बन जाएगा काई ए इक्वल एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? फार्मूला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आते हैं। और अगर हम यहीं पर लिखें बी का मोल प्रभाज, क्या लिखें? बी का मोल प्रभाज, तो यही हो जाएगा काई बी इक्वल, अब देखो बी का निकाल रहे तो ऊपर बी रहेगा, नीचे फिर से वही एन ए प्लस एन बी। हमने क्या कहा? नीचे हमेशा टोटल रहता है, तभी कहते हैं विलयन के कुल घटक के मोलों की संख्या। नीचे कुल रहता है, तीन घटक होंगे तो तीनों जोड़ देंगे नीचे। क्लियर? अब यहाँ पर इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, मोल निकालना तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, मोल कैसे निकालते हैं इसके पहले लेक्चर में बताया था हमने, वहां से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो ये होते हैं मोल अंश अथवा मोल प्रभाज के फार्मूले। जब ए घटक का मोल प्रभाज निकालोगे तो उसके मोलों की संख्या ऊपर, नीचे टोटल, और जब बी घटक के मोल अंश अथवा मोल प्रभाज निकालोगे तो उसके मोल ऊपर और नीचे कुल घटक। क्लियर? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक, और स्टार बना के यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिए। अगर हम बात करें कि जहां, ऐसे लिख लो उसी में, जहां एन ए बराबर है ए घटक के मोलों की संख्या, ए घटक के मोलों की संख्या, और अगर हम आपसे बात करें एन बी क्या है, तो बी घटक के मोलों की संख्या। और मोल कैसे निकालते हो? पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था, इधर देख लो ध्यान से। एन बराबर क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, यानी मोलों की संख्या बराबर, हिंदी में अगर हम कहें तो भार बटे अणु भार।
क्या पढ़ाया था, भार बटे अणुभार। तो ये पहले लेक्चर की चीजें हैं, आपने वो विजिट नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप चैनल पे जाकर विजिट कर लीजिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक हीटिंग होगा 7-8 मिनट, क्लियर। अब ये हम लोग सीख चुके हैं। अब अगला हम लोग क्या टॉपिक सीखेंगे, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक। क्वथनांक में उन्नयन, इसको भी पहले हमेशा के तरीके हम आपको सिखाएंगे। पहला काम है सिखाना, उसके बाद रटाना। तो अब क्या करोगे, एक फिर से बीकर बना लिया, ठीक, बिना इस डब्बे के काम विलयन में नहीं चलने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर इसमें क्या है, कोई विलायक भर लीजिए, ठीक, इस टाइप से आप भी बना लीजिए। हर एक थ्योरी में अगर फिगर आप बनाते रहोगे तो यकीन मानो बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री वैसे भी बेटा रटने से नहीं आती है, ठीक है, जिसको आएगी 2-4-10 दिन आएगी, उसके बाद फिर निकल जाएगी। और हमने क्या कहा, अगर इसमें आपको विलय भी रखने तो ये छोटे छोटे टुकड़े किसके मान लिए हम लोगों ने, चीनी के। किसके मान लिए, चीनी के। अच्छा, इन टुकड़ों की अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विलय, ठीक। हर बार हम लिखते हैं इसको क्या कहते हैं, विलायक। और जब ये पूरा मिश्रण तैयार हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलयन। क्या कहेंगे, विलयन। इतनी बात समझ गए। अब देखो क्वथनांक में उन्नयन, सबसे पहले तो आप उन्नयन का मतलब बताओ। उन्नयन का मतलब होता है किसी भी वैल्यू का इंक्रीज हो जाना या बढ़ जाना। क्या होता है, इंक्रीज हो जाना या बढ़ जाना। और क्वथनांक वर्ड का मतलब क्या होता है, हमने शुरू में आपको क्या बताया कि सब कुछ डेफिनेशन में छिपा होता है, बस आपके अंदर वो कला होनी चाहिए उसको निकालने की। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, जैसे हम आपसे कहें कि जल का क्वथनांक कितना होता है तो आप कहोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी क्वथनांक हम उसको बोलते हैं वह टेम्परेचर जहां पर कोई भी लिक्विड उबलने लगता है। जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर जल जो है आपको उबलने लगता है, तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, उन्नयन का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना। आगे हम लोग हिमांक में अवनमन सीखेंगे तो वही इसका अपोजिट हो जाएगा, समझ गए ना। तो क्वथनांक में उन्नयन, इसका मतलब है इसके विलयन में कुछ ना कुछ टेम्परेचर में वृद्धि होगी। वो वृद्धि कितनी होती, वही आपका क्वथनांक में उन्नयन होता है। बात समझ गए कि नहीं। अब देखो ये होता क्या है, ठीक, ये शब्द आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आप थोड़ी देर के लिए समझो, क्या समझो ध्यान से। जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे आपने ये विलय बोला तो ये विलय को मान लो आप ये एक अवाष्पशील विलय है। बस एक वर्ड, अवाष्पशील। अगर एक वर्ड को आपने समझ लिया तो ये डेफिनेशन बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। हमने क्या कहा, किसी विलायक में, विलयन में नहीं, ध्यान से समझना, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दे। हम समझो कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, मान लो यूरिया, ठीक है ना। किसी विलायक में, विलायक मतलब पानी, विलयन अलग चीज होती है। विलयन क्या होता है, विलायक विलेय को जब मिला दोगे तो उसको कहते हैं विलयन। विलयन में नहीं, विलायक वर्ड लेना है आपको। किसी विलायक में अगर हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दें तो उस विलयन के क्वथनांक में कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाती है। उसी वृद्धि को हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। बात पल्ले नहीं पड़ी। अच्छा, पिछले लेक्चर में शरबत बनवाई थी, शरबत बनने के, शरबत हो गया विलयन आपका। शरबत बनने के पहले आपने पानी और चीनी लिया था, चीनी क्या हो गई, विलेय, पानी क्या हो गया, विलायक। तो इसी विलायक में अब कोई आप अवाष्पशील पदार्थ घोलो, और जब आप अवाष्पशील पदार्थ घोलोगे तो उसके विलयन में जो टेम्परेचर में वृद्धि होगी उसी को हम लोग कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब तो यार आ जाना चाहिए, कितनी बार समझाए, और है ना। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर आपके लिए हम एक बार समझाएंगे। आपके लिए मेहनत हम बराबर करेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। हमने क्या कहा, जब आप विलयन बनाते हो तो उसमें विलय विलायक दो चीज चाहिए। क्लियर। पहला लेक्चर अगर देखा होगा तो बात पल्ले पड़ रही होगी, नहीं देखा डायरेक्ट 5वीं सीढ़ी पर पैर रख रहे तो रख तो लोगे, बड़ी कठिनाई में रखना पड़ेगा, है ना। वो काम नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप चलिए। हमने क्या कहा, किसी विलायक में यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ घोले, जैसे यूरिया मान लिया, तो अवाष्पशील जब पदार्थ घोलते तो जो ये विलयन है, जो ये घोल है, इसके टेम्परेचर में कुछ, इसका जो टेम्परेचर है उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि होती है, और वो वृद्धि कितनी हो गई उसी को हम लोग कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब आते हैं डेफिनेशन पर। थोड़ी देर के लिए हमेशा के तरीके इस फिगर को आप हल्का सा साइड में कर लीजिए, यहाँ पर, है ना।
और अवाष्पशील पदार्थ को यहाँ पर इरेज कर देते ताकि जगह थोड़ी हो जाए अच्छी। अब समझो ध्यान से, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, समझो यहाँ पर लिखेंगे जब हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, बस मेन कमाल बेटा इसका है अवाष्पशील, बस एक वर्ड ने आपकी पूरी कहानी बना दी। जब हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो उसके विलयन के क्वथनांक, क्या लिखोगे, क्वथनांक, ठीक, इन दोनों में अंडरलाइन कर लीजिए, यही दोनों वर्ड मेन है आपके। तो उसके विलयन में क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, और यहाँ पर नीचे लिख लीजिए कहते हैं। बोलो इतनी बात पल्ले पड़ी या नहीं, फिर से समझ लो। जब हम किसी विलायक में, विलायक मतलब पानी, जब आप इस विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलोगे तो इसका जो ये विलयन था, यानी जो मिक्सचर था, पूरा मिश्रण, उसके विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी इसके विलयन के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी, और वो वृद्धि कितनी हो गई उसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और यहाँ पर आप एक पॉइंट अगला लिख दीजिए, इसे डेल्टा, ठीक, कैसे लिखते हैं ये भी तो आना चाहिए, इसे डेल्टा टी बी, बेस में भी रहेगा, इसे डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपका बनता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू एम डैश, शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो आप, एम डैश। अगर ये बात पल्ले नहीं पड़ी तो हिंदी में हम लिखे दे रहे, समझो ध्यान से। हमने कहा इसको कहते हैं, यानी क्वथनांक में उन्नयन बराबर केबी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक। इसको साइड में कर लेते, जगह थोड़ी कम है। मोलल उन्नयन स्थिरांक इंटू, और एम डैश को क्या कहते हो, मोललता, विशेष ध्यान, मोलरता मत लिख देना, मोललता। अब इतनी बात तो आपको पल्ले पड़ गई होगी, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। यानी क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होता है, ये होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी केबी इंटू मोललता। अब अगर इसका और डिटेल में फार्मूला बनाना चाहते हो तो ध्यान से समझना, पिछले लेक्चर से हर एक चीज उठाएंगे। केबी तो अपनी जगह पर है ना। दूसरा एम डैश, एम डैश का फार्मूला हमने क्या लिखवाया था, स्मॉल एन बटे कैपिटल डब्ल्यू, और ये अगर ग्राम में दे दिया जाए तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, अगर ये कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम में होता तो ऊपर मल्टीप्लाई ना कराते। इतनी बात समझ गए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एन क्या होता है, एन होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, यानी मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। यही एन का मान यहाँ पर चिपका दोगे तो ध्यान से देखना, डेल्टा टीबी इक्वल आ जाएगा के बी इंटू, इस एन की जगह पर क्या रखोगे, डब्ल्यू और बटे एम, तो एम नीचे आ गया, इंटू ऊपर क्या हो गया 1000, और साथ में नीचे क्या है कैपिटल डब्ल्यू, और ये ग्राम में, ठीक, स्मॉल जी बना दो, और ये किसमें है, ग्राम में। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं। तो आपको बुक में ऐसा फार्मूला लिखा मिलेगा डायरेक्ट, डेल्टा टीबी इक्वल के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। अगर यहाँ कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम में होगा तो ऊपर 1000 नहीं होगा। तो फार्मूला कहाँ से निकला, ये बात समझ में आ गई। फिर से समझो, हमने कहा
जब हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो उसके विलयन में होने वाली वृद्धि, ध्यान से समझो, तो उसके विलयन के क्वथनांक यानी टेम्परेचर होगा ना, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला हिंदी में आप पहले याद कर लो, क्वथनांक में उन्नयन बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक इंटू मोललता। मोलल उन्नयन स्थिरांक को केबी से प्रदर्शित करते, वो केबी हो गया, और मोललता का जो फार्मूला आपने पहले पढ़ा था एन बटे डब्ल्यू, नीचे होता है कैपिटल डब्ल्यू, अगर ग्राम में तो 1000 और एन की जगह पर भार बटे अणुभार अर्थात स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। तो सब पूरा एक साथ आप लिखोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ग्राम में जब भी न्यूमेरिकल आएगा आपको सभी चीजें दी जाएंगी, एक केवल एब्सेंट होगा। क्लियर? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब देखो कुछ विशेष चीजें और, यहाँ पर ये फिगर अब थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं और बाकी जो चीजें बची हैं उनको लिख लेते हैं ताकि आपके पास हर एक चीज एक सिस्टमेटिक ढंग से कॉपी में लिख जाए। जो लोग नोटबुक नहीं बना रहे, यकीन मानो आज के 2 से 3 महीने बाद आप पछताओगे, विश्वास मानो आप। जब फिजिक्स का लगभग पहला पार्ट समाप्त हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म करेंगे, केमिस्ट्री के 4 से 5 लेक्चर हो जाएंगे, 4 से 5 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे, मैथ भी लगभग आपकी खत्म हो जाएगी, आज के 1-2 महीने बाद की बात कर रहे हैं। तब आप सोचोगे कि अगर हम वीडियो के कॉपी में लेक्चर पूरे सही से लिखे होते, एक अच्छा सा नोट्स बनाए होते तो आज बहुत फायदा होता। तो बाद में वो मत काम हो कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई है। तो अभी से आप उन चीजों को समझो, उस महत्व को समझो। यकीन मानो अगर हम थंबनेल में लिखते हैं कि टारगेट 95 प्लस तो आपको वहां तक पहुंचा के मानेंगे और बहुत ही कम मेहनत में, आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं सिखाते हुए। देखा होगा आपने मैथमेटिक्स के लेक्चर हमने कितने आसानी से आपको क्वेश्चन समझाए हैं। फिजिक्स का एक एक टॉपिक और ढेर सारे न्यूमेरिकल 20-20, 30-30 न्यूमेरिकल एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये मेहनत सिर्फ आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए की जा रही है, ठीक है ना? अगर इन चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हो, अब वीडियो को तो आप पहला ही काम थोड़ी देर देखने के बाद जरूर लाइक कीजिए, और जब वीडियो लास्ट में आ जाए तो अपने दोस्तों में या कोई आपके रिश्तेदारी में क्लास 12th में हो तो उस तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उसकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी पढ़ाई हो सके। क्लियर? फिलहाल में अब कुछ चीजें यहाँ पर लिखते हैं, जैसे अब डेल्टा टीबी यहाँ पर क्या होता है तो ऐसे लिखोगे आप, जहां का मतलब होता है फार्मूले में डेल्टा टीबी आपका क्या है, तो डेल्टा टीबी की तो चर्चा चल रही, तो क्वथनांक में उन्नयन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक में, ठीक, आगे नहीं दिख रहा होगा तो नीचे लिखे दे रहे हैं हम उन्नयन, ठीक। दूसरा सिंबल क्या है, के बी, तो के बी क्या है आपका, ऊपर लिखा हुआ है मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो ये क्या हो जाएगा, मोलल उन्नयन, और आगे आप लिख लीजिए स्थिरांक। और तीसरा क्या है, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, भार, ये क्या होता है, भार, आप सभी को पता है, पहले लेक्चर से सीखते आए हो। फिर स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम होता है आपका अणु भार, ये क्या होता है, अणु भार, इतनी बात समझ गए। और क्या बचा आपका, कैपिटल डब्ल्यू बचा, तो ये कैपिटल डब्ल्यू, अब देखो यहाँ पर समझो ध्यान से, तो ये विला ऊपर वाला भार है जो आपको वो विलय का है, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक, अरे यार ऐसे समझो, जब हमने विलय और विलायक पढ़ा है तो विलय में 3 अक्षर है, कम मात्रा है, तभी उसको छोटा बनाया है ना। आज के जमाने में होता क्या ना, जो लोग जैसा हैसियत रखते हैं लोग वैसे इज्जत देते हैं, बस वही समझो, विलय कम था तो इसको छोटा डब्ल्यू बना दिया, विलायक ज्यादा था तो इसको बड़ा डब्ल्यू बना दिया, हर जगह वही चल रहा है। आप छोटी एक चीज समझो, अगर आप किसी के घर में, इमेजिन करना जो चीजें हम बता रहे हैं सच है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आज के जमाने में कहते हैं ना, जो जिस हैसियत पर है उसको इज्जत भी वैसे दी जाती है। जैसे हम अपना ही एग्जाम्पल ले ले, या आप अपना ले लो, या कोई भी XYZ, अगर हम किसी के घर में जाएं एक साइकिल से, समझना आज के जमाने में लोग सबसे ज्यादा पता है किससे परेशान, अपने दुख से नहीं परेशान है, सबसे ज्यादा लोग परेशान है पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से। ऑफलाइन बैच में अगर 50 बच्चे बैठे, उनसे हम अगर पूछते हैं कि कौन कौन अपने पड़ोसियों से परेशान है, तो 1-2 ही होते हैं जो हाथ ना उठाएं। और फिर बाद में कहीं ना कभी कभार तो ऐसा होता है, उनसे अपने पूछा अपने पड़ोसी नहीं परेशान है, तो कहते नहीं भैया हमारा घर खेत में वाला पड़ोसी नहीं है हमारा, यानी पड़ोसी है तो परेशान है लोग। जब जब हमने कहा कि अपने जो अपने पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से परेशान है हाथ उठाओ, तो वो हमेशा, ऐसा कोई रेयर केस में स्टूडेंट होता है, और आपके साथ भी ऐसा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितने लोगों को रिश्तेदारों से ताने मिलने की संभावना है कि बस हो गई तैयारी, बस बन गए टॉपर, बस हो गई नौकरी,
ये बहुत सारी समस्याएं बेटा आपको झेलनी पड़ेंगी, हमको भी झेलनी पड़ेगी और सबको करनी पड़ती है। अगर हम किसी के दरवाजे, खासतौर पर रिश्तेदारी में, आप एक साइकिल से जाइए तो आपको नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, खाना वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत उतने ही हिसाब से, और फिर आप सोचो आप पढ़ लिख कर मेहनत करो, मान लो इंस्पेक्टर बन जाओ, इधर ट्रिपल स्टार लगे हुए हैं और आप 2-3 गाड़ियों से, स्कॉर्पियो टाइप गाड़ियों से हूटर बजाते हुए उसी रिश्तेदार के घर में पहुंचे। अब बताइए आप, जो आपका खातिरदारी पहले हुआ था क्या वो अब होगा? अब वो नहीं होगा। अब बढ़ चलकर, अब पता है ना, अब 3-4 मोहल्ले से स्पेशलिस्ट आएंगे जिनका कोई काम नहीं होता, वो बस बाल में खाल निकालने वाले होते हैं। वो कहेंगे ऐसा करना, पहले मीठा ले जाना है। जैसे हम लोगों के यहाँ बारात आती है, सबके यहाँ आती होगी, एक नाश्ता पानी करवाते हो, उसमें क्या होती है, कहानी क्या होती है, मतलब एक फूफा टाइप के लोग, समझ ना, तो उसमें कुछ फूफा टाइप के लोग होते हैं, वो अरेंजमेंट करते हैं कि पहले मीठा नाश्ता करवाना है, उसके बाद में पकौड़ी जाएगी, उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक जाएगी, यानी सिस्टम एक अरेंज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों के जीवन में होता है। आप कितने काबिल हो, आप कितने कामयाब हो, अगर आप गरीब हो तो आपको कर्जा नहीं मिलेगा, यकीन मानो आप। अगर आप गरीब हो, अपने रिश्तेदारों से सोचो कि 5 लाख रुपए उधार कर्ज मिल जाए, नहीं मिलेगा। और अगर आप अमीर हो, आपके पास 20-25 लाख का, मतलब एक तरह से नहीं बोलते हैं कि आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, बढ़िया घर है, ढेर सारी खेती है, बढ़िया कार है, आप रिश्तेदारों से मांगोगे 5 के 10 लाख इकट्ठा हो जाएगा, वही रिश्तेदार। इसका मतलब ये है कि जैसी हम लोगों की हैसियत होती, सामने वाला इज्जत भी वैसे देता, नाश्ता पानी तक में वही है ना, खाना पीना में लोग वही कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सच है, और हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, गरीब फैमिली से, तो इन चीजों को एब्जॉर्ब किया हुआ है। जब आप काबिल हो जाते हो, कामयाब हो जाते हो, वही समाज के लोग बोलते हैं कि ये लड़का जुगनू की रोशनी में पढ़ता था, है ना, जुगनू होता है ना, कीड़ा होता है, ये लड़का अगरबत्ती की रोशनी में पढ़कर पास हुआ है। अगर आपके बाल बड़े बड़े हैं ना, समझो चीजों को, अगर आपके बाल बड़े बड़े हैं तो वही समाज के लोग जब आप कामयाब हो जाओगे बोलेंगे कि बहुत लड़का पढ़ने में बिजी था, कटिंग तक नहीं कटवाता था, समझ लीजिए। और अगर आपके बाल बड़े हैं, अगर आपके बाल बड़े हैं और आप असफल हो और आप फेल हो गए, तो आपके कहेंगे देखो जुल्फे रखाए घूमता था, कैसे पास होगा। तो समझ रहे हो ना, ये समाज के लोग किसी भी हाल में नहीं छोड़ते हैं। अगर आप मोटे हो तो कहेंगे, अगर कामयाब हो गए तो कहेंगे वो वेल्थ है उनकी, बढ़िया हेल्थ है उनके, बढ़िया पैसा है, तो आराम से खा पी रहे हैं, मस्त शरीर है उनका। और यही गरीब हो आप, नाकामयाब हो, तो पता नहीं ढेर सारे कमेंट। तो आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझोगे, तभी सबको हमेशा मोटिवेट करने का प्रयास करते, बेटा मेहनत करो, ये मेहनत आपकी आगे चल के रंग जरूर लाएगी। आप इम्पोर्टेंट मत पढ़ो, आप डिटेल में पढ़ो। बेशक आपके 2-4% कम या ज्यादा, वो भविष्य की बात है, आपका परसेंटेज, आपकी मार्कशीट आपका फ्यूचर डिसाइड कभी नहीं करती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। हर एक लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताने का प्रयास करते हैं जो भी हमारे पास है, जिससे आप उन चीजों को समझ के बेटा ढेर सारी मेहनत करो। आने वाले समय में आप जरूर टॉप करोगे, बशर्ते चीजों को गहराई से समझो। पेपर अब उतना आसान नहीं आता है जितना पहले आता था, आज के 7-8 साल पहले। पेपर का लेवल हमेशा अच्छा रहता है, आप अच्छे लेवल में पढ़ के जाओगे, जरूर आप अच्छा काम करके आओगे। ठीक, फिलहाल में ये चर्चा यहीं पर वापस आते हैं टॉपिक पर। हमने कहा था विलय कम होता है तो स्मॉल डब्ल्यू, तो ये कैपिटल डब्ल्यू, तो ये कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विलायक का, विलायक ज्यादा मात्रा में होता है ना, तो ये हो जाएगा विलायक का भार। और कुछ बचा इसमें? और कुछ बचा नहीं। तो बस आप यही ध्यान रखना है कि डेल्टा टीवी ये क्या है, आपका क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला। इसमें सारी वैल्यू आपको दी जाएंगी, एक कोई ना कोई एब्सेंट होगी, वो हमें न्यूमेरिकल में कैलकुलेट होती है। क्लियर? इतना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये चीजें भी आपके पास हो जाए। क्लियर? तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किए, कौन कौन से, क्वथनांक में उन्नयन और मोल प्रवाह। अगर इसके पहले का लेक्चर नहीं देगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, मेहनत करते रहो। इसके पहले फिजिक्स के 2 लेक्चर विद न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके, पूरे 2 लेसन, और साथ में मैथ की प्रैक्टिस कराई जा रही है। बहुत जल्द आपको हिंदी की क्लासें मिलने वाली है। पहले हम पूरा हिंदी का फॉर्मेट बताएंगे आपको कि गद्य से कितना आता है, पद्य से कितना आता है, कैसे आप जीवन परिचय तैयार करोगे, क्या क्या चीजें संस्कृत में आती है, पहले पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। 100 नंबर का पेपर कैसा आता है, और धीरे धीरे करके लास्ट जुलाई तक हर एक सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो बायोलॉजी वाले आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए, कुछ समय बाद बायोलॉजी की भी क्लासें आएंगी। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, जो भी आपके खास मित्र हो या खास कोई रिश्तेदारी में पड़ रहा हो, ताकि उन तक ये चीजें ढंग से पहुंच पाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हाथ पर जरूर सेलेक्ट कीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही।
दीजिए इजाजत जाने की और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एकदम जान झोंक दीजिए अपना टॉप करने के लिए। ये बात हर लेक्चर में हम बोलते हैं, सिर्फ सुनो मत, उसको समझो और उस पर अमल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।